ये जो 9 वर्ष का लंबा संघर्ष, क्या सिस्टम, सरकार या स्वयं आप, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? बेसब्री से बच्चे बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। आज 9 साल के दौरान भी वह एग्जाम्स 18 बार संभावित डेट के बाद अंततः फिर कल एक डेट आई, 19वां डेट में एग्जाम की संभावना। 19वीं बार ये परीक्षा का तिथि बदलती जाती है और ये अपरिहार्य का वर्ड का जो मीनिंग होता है, आज तक झारखंड के छात्र किसी भी डायरी में नहीं पा पाते हैं, क्योंकि अपरिहार्य होता है तो क्या होता है, किस कारण से होता है। अगर आपकी सरकार 9 साल के दौरान 4 राज्यपाल बदल गए, 4 मुख्यमंत्री बदल गए, 5 जैसे के चेयरमैन बदल गए, लेकिन छात्र जो थे वो छात्र ही रह गए। छात्र की उम्र खत्म हो चली, बहुत लोग प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर भी हो गए, लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं रही कि ऐसे छात्रों को जो अब तैयारी कर रहे हैं उनको शेड्यूल के साथ टाइम पर एग्जाम्स लें, ताकि बहुत सारे विभिन्न पदों में जो बहालियां हैं वो सारी चीजों को भरा जाए। कि बहुत से छात्रों की उम्र पार कर चुकी है। क्या सत्ता की लोलुपता, ये सत्ता की लोलुपता में सरकारी आई और सरकारी चली गई और वर्तमान सरकारी भी है। क्या सरकार के पास छात्रों को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर और झारखंड में जो माँ बाप जो ग्रामीण क्षेत्रों से, गुमला के, लोहरदगा के, खूंटी के छोटे छोटे गांव से वो बच्चे जो रांची में आके तैयारी कर रहे हैं, क्या उनके माँ बाप का जो दर्द होता है, वो माँ बाप जो एक सपने देखते हैं, क्या उसको सिस्टम और सरकार नहीं समझ पा रही है? इन्होंने बताया कि जब ये मांग कर रहे थे तो इन पे संगीन धाराएं लगाई गई। ये संगीन धाराएं क्यों? क्या ये 9 साल का संघर्ष धारा के माध्यम से छात्रों के जीवन को बर्बाद करेगा? जी, एक प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूंगा, एज ए छात्र आपका संघर्ष लंबा रहा है। इस 10 वर्षों को जब से आप तैयारी कर रहे हैं, झारखंड में आप छात्रों के भविष्य को रोजगार की दृष्टिकोण से किस तरह देखते हैं? लेकिन छात्र यहाँ सिस्टम की मार के कारण छात्र जो होते हैं, बहुत सारे छात्र देखे होंगे कि आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे अवसाद के रूप धारण कर लेते हैं। बहुत सारे छात्र जिस प्रकार से किसान के पुत्र पढ़ने के लिए शहर आया और फिर जाकर किसान ही बन जाता है। हम लोगों को देख रहे हैं, छात्र शहर में किस तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। रेंट को लेकर कई बार माँ बाप से भी नोकझोंक हो जाती है। कितने दिन बाबू रांची में रह रहा है, कैसे पैसा दूं? कई बार मैंने छात्रों को देखा है कि एक रात 2 रात भूखे रह जाते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। इस बात को मैं सहमत हूँ, मैं भी इस तरह से जिंदगी को जिया हूँ। हम लोग जब एग्जाम लिखने के जाते हैं, हम लोग पास पर्याप्त समय पर पैसे नहीं रहते हैं, जिसके कारण हम लोग स्टेशन में, बस स्टैंड में सो के एग्जाम किसी तरह से दे आते हैं। अगर खाने के लिए पैसा है तो फिर भाड़ा देने के लिए नहीं है, तो छात्र भाड़ा देकर तो जाना ही पड़ेगा। पेट को आप काट सकते हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे देखते हैं गमछी में पानी भिगा के पेट को बांध के भी रात को सो जाते हैं। और बात है रेंट का, तो शहरों में रेंट की दशा आप लोग जानते हैं कि रेंट बहुत ज्यादा है। ग्रामीण परिवेश के लोग किसी तरह से हिम्मत कर पाते हैं कि हम बच्चे को 5 महीना, 7 महीना, 1 साल तक हम भेज पाएंगे किसी तरह से, लेकिन वो सिस्टम से बच्चा हार जाता है। और सिस्टम से हारने का परिवार भी हार, लेकिन सिस्टम से हारने के बाद भी वो बच्चे जो होते हैं अंततः तो आत्महत्या कर लेते हैं, या अवसाद के रूप ले लेते हैं, या तो फिर उनको घर जाना पड़ता है और माता पिता के किसानी कामों में हाथ बटाना पड़ता है। जो एक सपने को देखते हैं, सिस्टम की लाचारी ने एक छात्र को ऐसा मजबूर कर देता है कि पुनः जिस गांव से वो आए थे, सपना चकनाचूर हो जाती है और गांव लौट कर चले जाते हैं। ऐसे में एक वो बच्चा जो वंचित समाज से आता है, शोषित समाज से आता है, और वो बच्चा जो सपनों लेकर आता है, जो ना तो बड़े पैमाने पर बिजनेस कर सकता, उसके लिए उसके पास पूंजी नहीं होती। ऐसे में क्या सिस्टम की लाचारी और शतरंज का जाल जिसमें वो छात्र फंस कर रह जा रहा है, क्या राजा का बच्चा ही राजा बनेगा? बेटा राजा नहीं बन सकता है। तो सिस्टम पहले था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, प्रजातंत्र खत्म हो गया है। अब जो है डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अब गरीब का बच्चा भी राजा बनेगा। लेकिन सिस्टम लोग इस तरह से बना चुके हैं, परिवारवाद का बात हो तो परिवारवाद हावी हो चुका है। पार्टी के कुछ लोग जो है चेहरे बना के वो हावी हो चुके हैं, और जिसके कारण सिस्टम को इतने गंदे कर चुके हैं कि आज भी, जैसे आपने बोला कि गरीब का बच्चा क्यों बन सकता नहीं बन सकता है, तो वैसे लोग अगर बनने की भी कोशिश करते हैं, आगे आते हैं, तो वैसे जो होते हैं सशक्त वर्ग के द्वारा उसको कुचल दिए जाते हैं। कई लोग आरोप लगाते हैं कि इतने वेल क्वालिफाइड होने के बाद भी बेरोजगारी का टैग आपके माथे पर क्यों है? देखिए, सरकारी नौकरी की आस में हम लगातार संघर्षरत थे। मुझे चाहत थी कि मैं सरकारी नौकरी आएंगे, पदाधिकारी बनेंगे, सपना लेकर आए थे। मैं इस कारण से भी एक जो है बेरोजगारी रहे। मैं चाहता तो मैं भी कमा सकता था, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास स्किल्स थे। मैं अभी अपने स्किल्स के तहत रांची में लगभग मैं अपने घर से 10 साल से पैसा भी नहीं लिया। मैं भी बताना चाहता हूँ कि मैं 10 साल से बिना पैसे घर से लिए हुए मैं अभी तक अपनी तैयारी में पूर्ण कर रहा हूँ और लगातार संघर्षरत हूँ। मैं खुद से अपने स्किल्स के तहत भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग में पढ़ा रहा करने के लिए। मैं सिस्टम से हार रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं सिस्टम को हरा के मैं एक दिन सफल जरूर हूँ। तो क्या छात्र के पास, चाहे जेएसएससी की बात करें, चाहे जेटेट की बात करें, उनके पास आंदोलन और पढ़ने का जो समय होता है, जिस समय उन्हें पुस्तक के साथ रहना चाहिए, वो आंदोलन, कार्यालय का घेराव करते हैं? क्या सिस्टम और सरकार के पास विजन नहीं है? क्या अगले 5 वर्षों में आप झारखंड को कहां देखना चाहिए? 32 खतियान आधारित नीति को लेकर काफी वाद विवाद और संवाद भी है। मैं 3 शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, वाद विवाद और संवाद। क्या आपको लगता है कि केवल 1932 ही झारखंड में विकास का आधार है? बिल्कुल नहीं। अगर चंदन जी को झारखंड का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो अगले 10 वर्षों में झारखंड को एक विकसित राज्य के रूप में देखेंगे। आप एक छात्र है, लंबे अरसे से आंदोलनरत भी रहे हैं, संघर्ष को आपने देखा है। यदि आपको 10 वर्ष का समय दिया जाता है और आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो क्या भारत में झारखंड को हम एक विकसित राज्य के रूप में देखेंगे? रामदयाल मुंडा जो ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज में जो उन्होंने सपना देखा था, वो सपना क्या पूरा हो पाया है? सपना पूरा नहीं, वो सपने को लोग जो है कुचल दिए। झारखंड की 5 प्रमुख समस्याएं
जो झारखंड को विकसित झारखंड बनने में, सशक्त झारखंड बनने में, मजबूत झारखंड बनने में एक बाधा है, एक रोड़ा है, सिस्टम, सरकार या आम जनता। 5 मैं प्रमुख समस्या जानना चाहता हूं, ऐसे प्रमुख अवसर जो झारखंड को एक विकसित राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिसको अभी तक सरकार, सिस्टम, पॉलिसी बनाने पर जो जिस स्तर पे पदाधिकारी है उनको भुना नहीं पाया। ऐसे 5 झारखंड के लिए क्या अवसर है जहां पे झारखंड एक बड़ी मात्रा में आय का सृजन कर सकता है, फाइनेंशियल हब बन सकता है। राज्य में एक योजना बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, केवल झारखंड में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसके तहत 1000 की राशि महिलाओं को डीबीटी माध्यम से उनके खातों में हस्तांतरण किया जा रहा है, क्या यह आपको लगता है कि आर्थिक स्वावलंबन की दृष्टिकोण से, आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टिकोण से और आत्मनिर्भरता की दृष्टिकोण से झारखंड में महिलाओं के उत्थान में, महिलाओं के प्रगतिशीलता में एक मील का पत्थर साबित होगा? क्या सरकार जी को कुछ वर्षों में, आने वाले कुछ समयों में एक सरकारी जॉब में देखूंगा या फिर एक राजनेता के रूप में देखूंगा? सरकार से हारे हुए आदमी है, लेकिन अपने जीवन से कभी मत हारिए। लेकिन उन्होंने अंतिम शब्द कहा, जीवन से नहीं हार माना। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज की विशेष बात झारखंड के एक ऐसे शख्स से जो लगभग 9 वर्षों का संघर्ष रहा और वो संघर्ष आज भी जारी है। सरकारें आई और सिस्टम ने ऐसी जाल बिछाई कि उस सिस्टम में ये छात्र फंस के रह गए। क्या दोस्त था इन छात्रों का? क्या दोस्त था उन माँ बाप का जो एक सपना सजोए हुए थे कि मेरे बच्चे जब रांची के शहर में पढ़कर एक दिन पदाधिकारी बने? क्या सिस्टम ने ऐसी क्या बिसात बिछाई कि 9 साल का लंबा संघर्ष आज भी जारी है? बेरोजगारी का टैग आज भी उनके माथे पर है। क्या सचमुच हमने एक ऐसे, जो झारखंड हमारी शान है, झारखंड जो जल जंगल जमीन हमारी पहचान है, फिर भी आज युवा पर बेरोजगारी का टैग क्यों? सबसे पहले समस्त देशवासियों और राज्यवासियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो शख्स हमारे साथ विशेष बात के लिए वो पहचान की मोहताज नहीं, आइए उनसे बात करते हैं और झारखंड के विभिन्न मुद्दों पर उनसे बेबाकी तरीका से उनकी राय को जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और जो भी देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, उसको भी शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा प्रश्न आपसे है कि क्या ये जो 9 वर्ष का लंबा संघर्ष, क्या सिस्टम, सरकार या स्वयं आप, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए जो जिम्मेदारी की बात कही जाए तो सरकार सबसे पहली बात है कि यहाँ झारखंड बने 24 साल के दौरान आज भी आप देखिएगा कि कोई भी एग्जाम्स जो होते हैं उस समय अनुसार नहीं होते हैं। कोई भी एक शेड्यूल होती है कि इस टाइम में ये एग्जाम्स होंगे, दूसरे ये एग्जाम होंगे। आज भी देख लीजिए कि जो जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम की आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसके बेसब्री से बच्चे बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। आज 9 साल के दौरान भी वह एग्जाम्स 18 बार संभावित डेट के बाद अंततः फिर कल एक डेट आई, 19वां डेट में एग्जाम की संभावना है। इसमें भी एक शब्द लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड 17 सितंबर से जारी किया जा सकता है। शब्द में ही उलझा के रखा गया है। अगर उसको मंशा साफ होती कि एग्जाम्स ली जाएगी, इसका मतलब साफ लिखा रहता है कि 17 सितंबर से एग्जाम के एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जाएंगे। तो सोच सकते हैं कि किस प्रकार से छात्रों को यहाँ पर दिग्भ्रमित किए जाते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्स मैंने भी लिखा, ऐसा नहीं कि मैं जेएसएससी सीजीएल का ही एक अभ्यर्थी था। जेएसएससी सीजीएल के साथ मैंने तैयारी के साथ में बहुत सारी डिग्रियां भी हासिल किया। उसके साथ में मैं पीजीटी का भी एग्जाम्स में बैठा, लेकिन पीजीटी जो झारखंड में जो महाघोटाला हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस प्रकार से आयोग लोग ने 18 से 20 लाख में सारी सीटें खरीद ली और जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट थे आज भी देखेंगे कि राजभवन के पास धरना स्थल पर बैठ के अपनी मांगों को लेकर सीबीआई जांच और बहुत सारी विसंगतियां जो है उसको आपके चैनल के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से या तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से दिखाने का भी प्रयास किए। अभी भी देखेंगे कि एक छात्र ऐसे भी थे, प्रमोद कुमार कुशवाहा, जो पीजीटी चलन निष्ठता के तहत BC2 कैटेगरी में उनका बहाल हुए थे। वो सफल अभ्यर्थी भी थे। और उस समय माननीय वर्तमान जो मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन के द्वारा उनको प्रथम नियुक्ति पत्र दिए गए थे। 6 माह तक लगातार वो स्कूल में पढ़ाने के दौरान 5वीं माह के में 27 जुलाई को उनको पास एक नोटिफिकेशन जेएसएससी के द्वारा मिलती है और उसको लिखा जाता है परीक्षा फल से बाहर। फिर उसके कुछ दिन के बाद स्कोर कार्ड जब जारी किए जाते हैं तो चलन निष्ठता के तहत BC2 कैटेगरी में ज्योग्राफी सब्जेक्ट में बात करें तो मिनिमम कटअप जो था, अंतिम अभ्यर्थी का जो कटअप था 260.13 था, जबकि प्रमोद कुमार कुशवाहा का 263.67 था। आप सोच सकते हैं किस प्रकार छात्रों को यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तो बहुत लोग असफल कहे जाते हैं, लेकिन सफल अभ्यर्थी भी इसमें पीछे रहे। मेरा एक प्रश्न आपसे है, आपने बोला 18 बार डेट आई। जी। 2015 की वैकेंसी, 2015 में नवंबर में वैकेंसी भरे गए थे 1150 पदों के लिए। 2016 में एग्जाम्स हुई थी, 21 अगस्त 2016 को एग्जाम हुई थी और अक्टूबर में इनकी 25 अक्टूबर को इसकी जो थी परीक्षा फल भी आई थी। और मेंस के लिए भी तैयारी छात्र कर रहे थे और मेंस परीक्षा होने से 8 दिन पूर्व इस परीक्षा को स्थगित किया जाता है और वो परीक्षा अपरिहार्य कारणों से लगातार 19वीं बार ये परीक्षा का तिथि बदलती जाती है। और ये अपरिहार्य का वर्ड का जो मीनिंग होता है आज तक झारखंड के छात्र किसी भी डायरी में नहीं पा पाते हैं, क्योंकि अपरिहार्य होता है तो क्या होता है, किस कारण से होता है। अगर आपकी सरकार इतने दौरान इस 9 साल के दौरान 4 राज्यपाल बदल गए, 4 मुख्यमंत्री बदल गए, 5 जेएसएससी के चेयरमैन बदल गए, लेकिन छात्र जो थे वो छात्र ही रह गए। छात्र की उम्र खत्म हो चली, बहुत लोग प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर भी हो गए, लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं रही कि ऐसे छात्रों को जो अब तैयारी कर रहे हैं उनको शेड्यूल के साथ टाइम पर एग्जाम्स लें, ताकि बहुत सारे विभिन्न पदों में जो बहालियां हैं वो सारी चीजों को
भरा जाए। आपने बोला कि बहुत से छात्रों की उम्र पार कर चुकी है। क्या सत्ता की लोलुपता, ये सत्ता की लोलुपता में सरकारें आई और सरकारें चली गई और वर्तमान सरकारें भी है। क्या सरकार के पास छात्रों को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर और झारखंड में जो माँ-बाप, जो ग्रामीण क्षेत्रों से, गुमला के, लोहरदगा के, खूंटी के, छोटे-छोटे गाँव से वो बच्चे जो रांची में आके तैयारी कर रहे हैं, क्या उनके माँ-बाप का जो दर्द होता है, वो माँ-बाप जो एक सपने देखते हैं, क्या उसको सिस्टम और सरकार नहीं समझ पा रही है? सरकार अगर समझती तो सरकार के लोग, मंत्री के लोग, विधायक के लोग, आप देखे होंगे कि जो जैसे सीजीएल का जो पेपर एग्जाम हुई थी 18 जनवरी को, आपने अपने चैनल के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से सारे छात्र, झारखंड के छात्र तो ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के छात्र ये जान पा रहे हैं कि किस तरह से पेपर को बंदरबाट की गई। 2 दिन पूर्व छात्रों को अलग-अलग सेंटरों में, शादियों घर में, विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जो होते हैं स्कूलों में और विभिन्न जगहों पर जाके उसको प्रश्न रटवाए गए थे और जब 28 तारीख को जब एग्जाम लिखे, जब हम भी एक अभ्यर्थी के रूप में एग्जाम लिखने के लिए जब गए थे, तो आने के दौरान कुछ दूर तक नहीं पहुंचे थे, जब हम रिटर्न आ रहे थे, तो अचानक नोटिफिकेशन आती है कि जैसे सीजीएल के जो पेपर हुई थे 28 जनवरी 2024 को, उसका पेपर 3 को रद्द किया जाता है। तो क्या अगर इस प्रकार से झारखंड में अगर सरकार की मंशा साफ होती, अगर वो सक्षम होते, तो इस प्रकार से सरकार के लोग इस प्रकार से सीटों को क्यों बेचते? आप देखे होंगे कि सरकार के लोगों की संलिप्तता इसमें बहुत बड़ी थी, जिसका पर्दाफाश करने के लिए झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन, देवेंद्रनाथ महतो हमारे और जोगेंद्र भारती, मनोज यादव के नेतृत्व में उन्होंने जेसीसी का घेराव किए थे और हमने मांग रखी थी कि जब तक आप पेपर 1 और 2 को रद्द नहीं करते हैं और आगामी 4 फरवरी को होने वाले एग्जाम्स को स्थगित नहीं करते हैं, तब तक हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। लेकिन वो तो डेट नोटिफिकेशन जारी करके उस चीज को, बातों को मानी, लेकिन हम लोग जैसे ही कुछ दूरी तक घर पहुंचे थे, तो हमारे हमको जानकारी हुई कि आप लोगों पर 15 व्यक्ति, 15 छात्र पर जो है, 15 नामजद छात्र के अलावे 4000 अज्ञात लोगों पर जो है विभिन्न प्रकार की संगीन धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें 353 धारा था, 160 था, अटेम्प्ट टू मर्डर था, 148 था, आईपीसी 148, 149, 147, इस प्रकार से विभिन्न संगीन धाराएं हम लोग पर लगा दी जाती हैं। क्या हम लोग छात्र हैं या हम लोग को उग्रवादी थे? हम लोग क्या अपनी मांग को लेकर मांग परमिशन के साथ गए थे? ऐसी नहीं कि हम लोग कहीं पर जाके उपद्रव मचाने लगे। देख रहे होंगे इन्होंने बताया कि जब ये मांग कर रहे थे, तो इन पे संगीन धाराएं लगाई गई। ये संगीन धाराएं क्यों? क्या ये 9 साल का संघर्ष धारा के माध्यम से छात्रों के जीवन को बर्बाद करेगा? मेरा एक बहुत बड़ा प्रश्न है, सिस्टम और सरकार जिसके पास एक बौद्धिक वर्ग का समूह है, फिर भी इस चीज का निराकरण क्यों नहीं कर पा रही? क्या चंदन जी, एक प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूंगा, एज ए छात्र, आपका संघर्ष लंबा रहा है। इस 10 वर्षों को जब से आप तैयारी कर रहे हैं, झारखंड में आप छात्रों के भविष्य को रोजगार की दृष्टिकोण से किस तरह देखते हैं? देखिए, छात्र यहाँ पे बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र से आते हैं जिनके माता-पिता का आर्थिक स्थिति भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, किसी प्रकार से घर का चावल-दाल जो होते हैं, आलू-प्याज बेच के अपने बच्चों को बड़े शहरों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। चाहते हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षा होती है कि मेरा बच्चा अगर शहर में जाके पढ़ेगा, अच्छी तैयारी करेगा, नौकरी में आएगा, तो हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन इस सिस्टम की मार के कारण छात्र जो होते हैं, बहुत सारे छात्र देखे होंगे कि आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे अवसाद के रूप धारण कर लेते हैं। बहुत सारे छात्र जिस प्रकार से किसान के पुत्र पढ़ने के लिए शहर आया और फिर जाके वो किसान ही बन जाता है। सरकार की यहाँ बहुत सारी बड़ी विफलता है। अगर सरकार की मंशा अगर साफ होती, तो जो बहुत सारे अभी देखेंगे 4 लाख लगभग तो भर्तियाँ जो है विभिन्न पदों पर खाली है। उसको अगर सरकार की मंशा होती, तो सभी पदों को भरे जाते, तो बहुत सारे ग्रामीण परिवेश के लोग, वैसे ग्रामीण के बच्चे, वैसे गरीब के बच्चे भी इस वैकेंसी में आते और वो भी अपने परिवार की भरण पोषण अच्छे तरीके से करते और हमारा समाज भी एक सुदृढ़ होता, विकसित होता। लेकिन सरकार के जो बैठे लोग हैं, जिनकी महत्वाकांक्षा ही नहीं रही, उनकी महत्वाकांक्षा सिर्फ रही है तो सिर्फ अपनी सत्ता को पाना और अपनी सत्ता के लिए ही भूखे रहते हैं, चाहे वो पार्टी बदल दे, चाहे इसको दोष दे, उसको परिदोष दे, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, लेकिन कभी दोनों को भी पार्टी रही यहाँ पर। इसी के मकसद यहाँ नहीं रही है कि यहाँ के छात्रों को, पढ़ने वाले छात्रों की भलाई हो। क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के नोक-झोंक में, क्या जो छात्र के मुद्दे वो गौण हो गए झारखंड में? क्योंकि शोषित, वंचित और वो गरीब तबका, जिसके माँ-बाप भी एक सपने देखते हैं, जो अपने ग्राम से आते हैं और ग्राम के लोगों को, पूरे गाँव को उम्मीद होता है कि मेरे बच्चा एक दिन कुछ करेगा, सिस्टम और सरकार और झारखंड के विकास में योगदान देगा। लेकिन सिस्टम ने ऐसा जाल बिछाया, सिस्टम ने ऐसा विषाद बिछाया कि 10-10 वर्षों में 19 बार परीक्षा की तिथि आती है और 19वीं बार में भी छात्रों को विश्वास नहीं होता। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस पर आप ही विचार करें। मैं आपसे कुछ और प्रश्न जानना चाहूँगा, चेहरे पर जो उदासी और मायूसी दिख रही है, क्योंकि मैं भी एक छात्र रहा हूँ और उस दर्द को समझता हूँ। क्या जब घर से निकले थे एक सपने को लेकर और जब घर जाने का कोशिश करते हैं, तो क्या मन करता है खाली हाथ घर जाने का? आपको जान के भी अजूबा लगेगा, आश्चर्य लगेगा कि मैं 3 साल से घर नहीं गया हूँ और मैं एक बार घर भी गया 3 साल के दौरान में। मैं रात्रि में गया और सुबह ही रिटर्न आ गया, ताकि मैं किसी को क्या दिखाऊँ चेहरे, बहुत बुरे महसूस होती है, क्योंकि ग्रामीण तो लोग भी हमको बहुत मानते थे, जानते थे कि पढ़ने में बहुत अच्छा है। शुरुआत से मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, ऐसा बात नहीं है। लेकिन सिस्टम के मार के कारण आज हम बेरोज़गारी का जो खून का आंसू जो बहा रहे हैं, वो सरकार के सिस्टम के कारण है, नहीं तो हम भी आज नौकरी में आते हैं। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं अपने गुरु, जो हमारे प्रोफ़ेसर जो थे, जिनके पास मैं पढ़ाया करता था, डॉक्टर डीएस लाल जो थे, वो हमेशा यही बोलते थे हमको कि गाँव से आया है, गाँव दोबारा नहीं जाना। मतलब गाँव जाएगा तो तुम नौकरी जाओ, शहर जाओ, तैयारी करो, अच्छा नौकरी पाओ, यही हम लोग का आशीर्वाद देते थे। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हमको याद आ गए अचानक, जिस प्रकार से आप बोले शिक्षक दिवस के अवसर पर, तो हमको याद आ गए। वो इतने विद्वान व्यक्ति थे, इतने अच्छे हम लोग को मानते थे, लोगों को अच्छी नीतियाँ बताते थे कि ऐसे पढ़ो, ऐसे करो, आगे जाओ, ऐसे तैयारी करो और आगे बढ़ो। हमेशा आगे बढ़ने के लिए वो हम लोग को प्रेरित करते थे। आज हम उनको
वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज भी हम शिक्षक दिवस के अवसर पर हम उस गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्या तारीख पे तारीख, एक फिल्म का ये डायलॉग था, तारीख पर तारीख और आंदोलन पर आंदोलन, क्या ये छात्रों के जीवन का एक अभिन्न हो गया? आप तारीख पे तारीख की बात बोले तो मैं अभी बताना चाहता हूँ कि झारखंड में नौकरी आपको जेएसएससी जो एक एजेंसी है, स्वतंत्र बॉडी कहा जाता है, उसके तहत आपको कभी भी कोई नौकरी नहीं मिल सकती है। आप फॉर्म भरिए, अच्छी बात है, परीक्षा दीजिए, परीक्षा देने के बाद भी आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, तभी नियुक्तियां मिलेगी आपकी। अगर मैं बताना चाहूंगा कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं, तो मेरे पास बहुत सारे इसके जवाब हैं, आप सुन के भी अचंभित हो जाइएगा। 2016 में शिक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया आई थी, उसको भी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट का मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि सभी को नियुक्तियां दी जाए। पंचायत सचिव का भी मामला है, पंचायत सचिव की भी नियुक्ति का मामला देखिए, उसको भी कोर्ट में चला गया, आज भी उसमें लोग जूझ रहे हैं। कल देखिएगा कि 4-5 व्यक्ति को नियुक्ति दिया गया, कहां से? हाई कोर्ट के ऑर्डर से दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से दिया गया है। और चीज देखिए, पीजीटी का मामला वो भी कोर्ट में चला गया है, आपका जेटेट का मामला वो भी कोर्ट में चला गया है, सीजीएल का मामला वो भी आपका कोर्ट में चला गया है। कोई भी ऐसी झारखंड में परीक्षाएं नहीं होती है कि कोई भी जो है वो आपका कोर्ट में जाए। अब कोर्ट में क्या होती है, डेट पर डेट होती है, आप 1 डेट 2 डेट 3 डेट देते हैं, जैसे जेपीएससी उसका जवाब नहीं देती है। वो जवाब नहीं देने के कारण छात्रों को एक तो परीक्षा की तैयारी करने में समय लगता है, परीक्षा की तैयारी के साथ साथ कोचिंग करते हैं उसमें पैसे लगते हैं। तो इसके अलावा भी लंबे समय तक रहने खाने का जो खर्च होता है, डिग्रियां लेने में जो खर्च होती है, इसके अलावा भी खर्च अब एक अलग खर्च जो बढ़ गया है, अब आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो कोर्ट जानते हैं कि कोर्ट में कितनी खर्च होती है, ये अनुमान आप लोग भी लगा सकते हैं। मेरा एक आपसे प्रश्न है, आपने कोर्ट में बोला डेट पे डेट, क्या एज ए छात्र 10 वर्षों का आपका संघर्ष रहा है? आप नजदीकी से लोगों को देख रहे हैं, छात्र इस शहर में किस तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, रेंट को लेकर कई बार माँ बाप से भी नोकझोंक हो जाती है, इतने दिन बाबू रांची में रह रहा है, कैसे पैसा दें? कई बार मैंने छात्रों को देखा है कि एक एक रात 2 रात भूखे रह जाते हैं अपने सपने को पूरा मैं करने के लिए। इस बात को मैं समझता हूँ, मैं भी इस तरह से जिंदगी को जिया हूँ। हम लोग जब भी एग्जाम लिखने के जाते हैं तो हम लोग पास पर्याप्त समय नहीं, पैसे नहीं रहते हैं, जिसके कारण हम लोग स्टेशन में, बस स्टैंड में सो के एग्जाम किसी तरह से दे के आते हैं। अगर खाने के लिए पैसा है तो फिर भाड़े देने के लिए नहीं है, तो छात्र भाड़ा देकर तो जाना ही पड़ेगा। पेट को आप काट सकते हैं, बहुत सारे छात्र पैसे देखे हैं कि गमछी में पानी भिगा के पेट को बांध के भी रात को सो जाते हैं। और बात है रेंट का, तो शहरों में रेंट की दशा आप लोग जानते हैं कि रेंट बहुत ज्यादा है। ग्रामीण परिवेश के लोग किसी तरह से हिम्मत कर पाते हैं कि हम बच्चे को 5 महीना, 7 महीना, 1 साल तक हम भेज पाएंगे किसी तरह से, लेकिन वो सिस्टम से बच्चा हार जाता है, और सिस्टम से हारने के कारण परिवार भी हार जाता है। बच्चे बहुत चीज यहाँ पर बच्चे जो होते हैं पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, ट्यूशन पढ़ाना हो गया, जोमेटो में काम करना, स्विगी में काम करना, बहुत सारे छात्र मजदूरी भी करते हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे देखेंगे कि बड़े बड़े मॉल्स में जो होते हैं गार्ड्स के काम करते हैं, बड़े बड़े जो आपके घरों में जो होते हैं नौकर का भी काम करते हैं। विभिन्न प्रकार के काम करके भी और अपनी तैयारी में लगे रहते हैं ताकि एक दिन सपना पूरा होगा, हम अपने परिवार को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन सिस्टम से हारने के बाद भी वो बच्चे जो होते हैं अंततः आप तो आत्महत्या कर लेते हैं, या अवसाद के रूप ले लेते हैं, या तो फिर उनको घर जाना पड़ता है और माता पिता के किसानी कामों में हाथ बटाना पड़ता है। माँ बाप जो एक सपने को देखते हैं, सिस्टम की लाचारी ने एक छात्र को ऐसा मजबूर कर देता है कि पुनः जिस गांव से वो आए थे, सपना चकनाचूर हो जाती है और गांव लौट कर चले जाते हैं। ऐसे में क्या चंदन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक गोल्डन झारखंड के लिए, झारखंड एक पूरे भारत के लिए मिसाल साबित, एम्प्लॉयमेंट के लिए पेपर लीक जो आज झारखंड के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, इनके लिए भी एक ऐसा पॉजिटिव विजन सिस्टम को, सरकार को आप क्या बताना चाहेंगे ताकि पूरे भारतवर्ष में यदि उदाहरण दिया जाए तो उसमें झारखंड ही हो? पहली बात है कि मैं बताना चाहूंगा कि अगर पेपर लीक का मामले देखोगे कि झारखंड में इतनी बड़ी फैल चुकी है, इतने बड़े गैंग आ गए हैं, गिरोह के लोग आ गए हैं कि आप समझ नहीं सकते हैं कि एनटीए के द्वारा नीट का जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, आपने किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो भी आप देख रहे होंगे कि हजारीबाग में हजारों का बाग के नाम से जाना जाता है। अब हजारीबाग जो है उसकी नाम ही गंदा कर दिया इतना लोग कि आप उस पर माफियाओं का बाग के नाम से जाने जाएंगे। क्योंकि नीट जैसे पेपर का मामला हो, आपका बिहार टीचर का मामला हो, आपका ये जेपीएससी का मामला हो, आपका सीजीएल का मामला हो, सारे में बड़े बड़े गिरोह के लोग जो है हजारीबाग में ही रहते हैं। हजारों बच्चों को आसानी से वो अपने शिकार बना पाते हैं और आसानी से वहां पर वो सिस्टम में उसे बच्चों को घुसाने की कोशिश करते हैं। पेपर लीक जो होती है इसके लिए सरकार को एक सख्त कानूनी बनानी चाहिए। अगर सरकार कानूनी नहीं बना सकती है तो जो पेपर गिरोह के जो लोग होते हैं अगर पकड़ाते हैं तो उसको छात्रों के हवाले कर दीजिए। छात्र उसको क्या सजा देंगे वो हम लोग ही बता पाएंगे। और दूसरी बात है कि कानून ऐसी बननी चाहिए कि जो भी अभ्यर्थी उसमें इन्वॉल्व है, मतलब इन्वॉल्व है, जो छात्र पैसा देके वो पेपर में लीक में सम्मिलित हैं, वैसे छात्रों को जेसीसी और जेपीसी जैसे जो स्वतंत्र बॉडी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उसे सारे एग्जाम से उसको डिवेयर किया जाए। और जो भी छात्र जो उसमें सम्मिलित है उसकी सारी संपत्ति को जब्त किया जाए। और जो गिरोह के लोग हैं उसको इस प्रकार से मोड़ दिया जाए ताकि दूसरे प्रकार के जो गिरोह के लोग हैं अगर ऐसा काम करना चाहें तो उसके रूह कांप जाए कि हम नहीं कर सकते हैं, अब नहीं कर सकते हैं। और पेपर लीक तभी बंद हो सकती है, नहीं तो पेपर लीक एक कानून बना दिया जाता है कि 1 करोड़ रुपया जुर्माना, 10 साल की सजा, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर किसी भी पेपर की बात करते हैं तो कोई भी पेपर अभी 20 लाख 25 लाख में बेचता है, 4 को पेपर पर बेचने पर उसको 1 करोड़ रुपए मिल जाता है। सजा क्या होता है? अमीरों के लिए जेल कुछ नहीं होती है, गरीबों के लिए जेल होती है। अमीरों को हर सुख सुविधा जो होती है जेलों में मिलती है और वो डेट पर निकल जाते हैं बाहर में, फिर वही काम करते हैं। अभी भी देखिएगा कि अभी बिहार में जो मुखिया के नाम से फेमस है, वो 67 को विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स के पेपर लीक करवा चुके हैं। झारखंड के भी पेपर लीक कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। लेकिन बहुत सारी चीज पेपर लीक कराने में जो होती है सरकार के लोगों की संलिप्तता रहने के कारण अभी भी पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड होता है वो कभी पकड़ा नहीं रहा है। क्यों नहीं पकड़ाता है? हर चीज आप पकड़ सकते हैं लेकिन जो पेपर लीक का मामला है उस मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ पा रहे हैं। जब तक मास्टरमाइंड नहीं पकड़ाएंगे तब तक ये सिस्टम नहीं बंद होने वाला है और मास्टरमाइंड को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए ताकि दूसरा कोई ऐसा पैदा नहीं हो कि कभी सोचे कि हम पेपर लीक किसी भी राज्य स्तरीय एग्जाम्स हो या किसी भी केंद्र स्तरीय एग्जाम हो कर सकें। एक वो बच्चा जो वंचित समाज से आता है, शोषित समाज से आता है,
और वो बच्चा जो सपनों लेकर आता है, जो ना तो बड़े पैमाने पर बिजनेस कर सकता, उसके लिए उसके पास पूंजी नहीं होती। ऐसे में क्या सिस्टम की लाचारी और शतरंज का जाल जिसमें वो छात्र फंस कर रह जा रहा है, क्या राजा का बच्चा ही राजा बनेगा? राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता है। तो सिस्टम पहले था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, प्रजातंत्र खत्म हो गया है। अब जो है डेमोक्रेसी में अब गरीब का बच्चा भी राजा बनेगा। लेकिन सिस्टम लोग इस तरह से बना चुके हैं, परिवारवाद का बात हो तो परिवारवाद हावी हो चुका है। पार्टी के कुछ लोग जो है चेहरे बना के वो हावी हो चुके हैं, और जिसके कारण सिस्टम को इतने गंदे कर चुके हैं कि आज भी, जैसे आपने बोला कि गरीब का बच्चा क्यों बन सकता नहीं बन सकता है, तो वैसे लोग अगर बनने की भी कोशिश करते हैं, आगे आते हैं, तो वैसे जो होते हैं सशक्त वर्ग के द्वारा उसको कुचल दिए जाते हैं, उसको आने से रोक दिए जाते हैं। देख रहे होंगे कि इन्होंने बोला कि जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं, वो दौर लोकतंत्र का है, और जहां राजा का बच्चा राजा नहीं बन सकता। लेकिन सिस्टम इतनी लाचार हो चुकी है, सिस्टम एक परीक्षा को 10 वर्षों में आयोजित नहीं करा पा रही। तो ऐसे में जो वंचित समाज का बच्चा है, शोषित समाज का बच्चा है, जो एक सपने को लेकर आता है, वो कैसे एक गरीब का बच्चा राजा बनेगा, कैसे सिस्टम में जाएगा, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। क्या चंदन जी, आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई, और प्राथमिक शिक्षा संघर्ष के दौर से गुजरा, आपने 10वीं की शिक्षा कहाँ सीखी? थोड़ा बताना चाहेंगे, अपना परिचय देंगे थोड़ा? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, और मैं बनपुरा बगोदर गिरिडीह जिला का रहने वाला हूँ। और माता पिता किसान हैं, और मैं ग्रामीण में ही रह के ग्रामीण स्कूल जो होते सरकारी विद्यालय में पढ़ाई किया अपनी 1 टू 8 तक, और फिर वहाँ से 9 टू 10 के लिए बगोदर में प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया। नामांकन करवाने के बाद मैं वहाँ से प्रथम श्रेणी से पास करने के बाद मैं अब 2010 में प्रथम श्रेणी से पास करने के बाद इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग से मैंने साइंस से लेकर प्रथम डिवीजन से पास करने के बाद फिर मैंने सर कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने श्री रामाकृष्ण सारदा आश्रम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से बीएड किया, फिर एमएससी किया, फिर मैंने एमएड भी किया, और फिर मास्टर इन कोटा किया। इसके दौरान मैं बहुत सारे एग्जाम्स को भी दिए, बहुत सारे एग्जाम्स निकाले भी, यूजीसी नेट भी पास किए, और पीएचडी में मैं रजिस्ट्रेशन होने वाला हूँ। कई लोगों का आरोप है, मैं उन आरोपों की बातें करेंगे। कई लोग आरोप लगाते हैं कि इतने वेल क्वालिफाइड होने के बाद भी बेरोजगारी का टैग आपके माथे पर क्यों है? देखिए, एक सरकारी नौकरी की आस में हम लगातार संघर्षरत थे। मुझे चाहत थी कि मैं सरकारी नौकरी आएँगे, पदाधिकारी बनेंगे, सपना लेकर आए थे। मैं इस कारण से भी एक जो है बेरोजगारी रहे। मैं चाहता तो मैं भी कमा सकता था, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास स्किल्स थे। मैं अभी अपने स्किल्स के तहत ही रांची में लगभग मैं अपने घर से 10 साल से पैसा भी नहीं लिया। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं 10 साल से बिना पैसे घर से लिए हुए मैं अभी तक अपनी तैयारी में पूर्ण कर रहा हूँ, और लगातार संघर्षरत हूँ। मैं खुद से अपने स्किल्स के तहत भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ट्यूशन्स पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग्स में पढ़ाता था। लेकिन मुझे सरकारी नौकरी के आस में मैं फुल टाइम नहीं पढ़ाता हूँ, सिर्फ मैं अपने जीविकोपार्जन के लिए ही पढ़ा पाता हूँ। लेकिन हर व्यक्ति की एक अपनी इच्छाएँ होती है, महत्वाकांक्षा होती है, सपना होती है। उस सपना को मैं साकार करने के लिए मैं अभी बेरोजगार कर सकते हैं, बट मैं चाहूँगा तो मैं भी कुछ अर्निंग कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने सपने को साकार नहीं कर पाऊँगा। मैं अपने सपने को साकार करने के लिए मैं सिस्टम से हार रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं सिस्टम को हरा के मैं एक दिन सफल ज़रूर हूँ। नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, जी। लेकिन राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो वोकेशनल कोर्सेज है, उस स्तर पे ना तो शिक्षक की उपलब्धता है, और जो वोकेशनल कोर्सेज जो छात्रों को एक स्किल्ड बनाने की बात करने की बात जो कर रही थी, वो देखने को नहीं मिल रहा। ऐसे में आप राज्य सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि आप 3 विषयों में पीएचडी कर चुके हैं। मैं 3 विषय में पोस्ट ग्रेजुएट कर चुका हूँ। 3 विषयों में आप पोस्ट ग्रेजुएट है और 1 विषय में पीएचडी कर रहे हैं। करने जा रहे हैं, और बीएड में हूँ। क्या सलाह देना चाहेंगे राज्य? सलाह देंगे, देखिए जो भी चीज़ है कि सारे जो विद्यालय हैं, अगर आप अच्छी एजुकेशन की बात करते हैं, और तब आपको स्कूलों में सबसे पहली बात होती है कि वेल ट्रेन्ड शिक्षक की बहाली करनी होगी। एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत होनी चाहिए, जो स्कूल्स में शिक्षक होनी चाहिए, वो वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन 2020 के बाद 24 का अंतिम माह की ओर चलने लगा है, फिर भी अभी तक स्कूलों में वोकेशनल शिक्षकों की बहाली नहीं हो पाई है, और ना ही अभी तक शिक्षकों की बहाली नहीं हो पाई, जिसके कारण बच्चों को ना स्किल्स मिल रहे हैं। और दूसरी बात है कि अपार जो है शिक्षकों की कमी रही है, शुरुआत से रही है झारखंड के शिक्षक विद्यालयों में। आप प्लस 2 का मान लीजिए, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के मान लीजिए, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के अभी तक शिक्षक के पद सृजन भी नहीं हुए। अभी कहा जाता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग होता है कि 1 टू 5 की क्लास के बच्चों को मातृभाषा और उसकी क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए, और उसके अलावा भी 6 टू 8 जो होते हैं उसमें भी भाषा की दी गई है। उसमें भी अप टू जो होते हैं हायर एजुकेशन तक भी क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा का भी प्रावधान है। बट झारखंड ऐसे राज्य में ना क्षेत्रीय एवं जनजातीय रहने के कारण भी यहाँ पर क्षेत्रीय जनजातीय भाषा की अभी तक ना पद सृजन की गए हैं, और ना ही जो है इस प्रकार से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल पा रहा है। अभी देखे होंगे कि एक चीज़ और आ गया है कि अब बहुत सारे बच्चे जो हैं, अंग्रेजी माध्यम के बच्चे जो हैं, हिंदी माध्यम के बच्चों पर हावी हो गए हैं। ये भी बात को आकर्षण करना चाहता हूँ सरकार से, और यहाँ के जितने भी शिक्षाविद हैं, जितने भी विद्वान हैं, उनसे भी एक आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालयों में जो शिक्षकों की अपार कमी है, उसमें क्वालिटी एजुकेशन के लिए सबसे पहली बात है कि पदों की भरनी होगी, क्वालिटी टीचर्स की भरनी होगी। लेकिन झारखंड बने दुर्भाग्य है कि अभी भी झारखंड बनने के दौरान 24 साल के दौरान 2 बार जेटेट के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं, 2013 और 2016 में, और अब तक जो है शिक्षक पात्रता के एग्जाम्स ना कंडक्ट करवाए गए हैं, ना शिक्षक की बहाली को प्रक्रिया को पूरी की जाती है। जेटेट को तो लेकर मेरे पास भी बहुत सारी प्रश्न हैं। जिस तरह से लगभग 10 वर्ष से जेएसएससी नहीं हो पाई, और 8-9 वर्ष लगता है जेटेट परीक्षा, 8-9 वर्षों में इस बार फार्म भराया गया। तो छात्र फार्म भी भराया गया, तो एक स्पष्ट नियोजन नीति को लेकर जो उनके पास नीतियां थी, उसको भी लेकर एक स्पष्ट विजन का अभाव दिख रहा था। जो सिलेबस जारी किया गया, उसमें भी लेकर छात्रों ने कभी जैक कार्यालय का, कभी शिक्षा मंत्रालय का घेराव किया। तो क्या छात्र के पास, चाहे जेएसएससी की बात करें, चाहे जेटेट की बात करें, उनके पास आंदोलन और
पढ़ने का जो समय होता है, जिस समय उन्हें पुस्तक के साथ रहना चाहिए, वो आंदोलन, कार्यालय का घेराव करते रहते। तो क्या सिस्टम और सरकार के पास विज़न नहीं है? सरकार के पास अगर विजन होती तो हम लोग को आंदोलन नहीं करना पड़ता। जेटेट का मामला हो तो हमारे नेतृत्व में ही देखे होंगे कि हमने जेट का भी घेराव किए थे। देखिए, सबसे पहली बात है कि जेटेट जो था 2016 के बाद पहली बार 2024 में फिर फॉर्म भराए जा रहे थे। 1500 के साथ फॉर्म को भराने जा रहे थे, जिसमें बहुत सारे आर्थिक वंचित वर्ग जो थे, गरीब तबके के जो छात्र हैं, उसको फॉर्म भरने में भी असमर्थ रहे। जब फॉर्म भरने के बाद भी क्या हुआ, 1 माह के बाद सिलेबस जारी किया जाता है। सबसे पहला बात है कि नियमावली ही गड़बड़ी थी। एनसीटीएन रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है कि अगर 1 टू 5 क्लास के आप शिक्षक अर्हता का एग्जाम्स लेते हैं तो उसकी सिलेबस होती है 1 टू 5 के करिकुलम से ही पूछे जाएंगे, बट देयर डिफिकल्टी लेवल विल बी आज फ्रॉम अप टू 10th लेवल्स। एंड एनसीटी रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो होते हैं क्लास 6 टू 8 के जो शिक्षक अर्हता के एग्जाम्स होते हैं, देयर डिफिकल्ट देयर जो करिकुलम्स होंगे वो 6 टू 8 क्लासेस के होंगे, बट देयर डिफिकल्टी लेवल अप टू 12th लेवल तक होंगे। बट क्या है कि सिलेबस नियमावली में ग्रेजुएशन स्नातक समकक्ष लिखे हुए थे, जिसके कारण जब हमने इसका विरोध किया तो फिर हमने शिक्षा मंत्री से मिले, शिक्षा निदेशक से मिले, अवर सचिव से मिले और हमने सारी चीजों को बतलाया कि देखिए, शिक्षक पात्रता का एग्जाम एक अर्हता एग्जाम होता है, इससे किसी को नौकरी नहीं लगती है और जो एनसीटी रूल रेगुलेशन होता है उसका वायलेशन हो रहा है, जिसके कारण आपका नियमावली गलत है। तो हम हमारे नेतृत्व में जब हमारे छात्र के सारे प्रतिनिधि लोग गए तो हमने सारी चीजों को मांगों करके उसने बात को माने कि हाँ, इसमें गलती हुई है। और उसके बाद भी हमने जैक भी कल गया था तो जैक में भी सर से बोला कि सर सिलेबस कब तक जारी होंगे, और दो चीज छात्रों की मांग थी कि 8-9 साल से लंबे अरसे से शिक्षक पात्रता का एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे करेक्शन का डेट कब आएंगे, कुछ छात्र जो है बार बार फॉर्म फॉर्म भरने के बाद अगर डाउनलोड कर रहे हैं तो उसके एप्लीकेशन नंबर चेंज हो रहा है। ये सारे मुद्दों पर बात हुआ और कल कैबिनेट की भी बैठक होने जा रही है और जो शिक्षक पात्रता का जो संशोधन है नियमावली, वो संशोधन होने का पारित हो जाएंगे और सिलेबस बहुत जल्द जारी हो जाएंगे। लेकिन सिलेबस जारी हो जाने के बाद छात्रों को अगर पर्याप्त समय नहीं मिलता है, लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं, तो छात्र बहुत अधिक छात्र सफल नहीं हो पाएंगे। तो मैं भी सरकार से एक निवेदन करूंगा कि आप कम से कम छात्रों को पढ़ने के लिए 1.5 से 2 माह का समय दें, ताकि जो मेधावी छात्र वो पढ़ के अपनी तैयारी को पूर्ण कर सके और परीक्षा में सफल हो सके। और सिर्फ शिक्षक पात्रता एग्जाम लेने से आपकी कोई बड़ी जो होती है गिनती नहीं बढ़ा दीजिएगा कि हमने एग्जाम्स करवाए, बहाली भी तुरंत आप करवाइए। बहुत सारे स्कूलों में जो होती है, प्राथमिक स्कूलें हो गए, माध्यमिक स्कूलों हो गए, उच्च स्तरीय स्कूलों में हो गए, सारी शिक्षकों की कमी रही। झारखंड का एक मैं और बताना चाहता हूँ कि हायर एजुकेशन की बात किया जाता है, तो हायर एजुकेशन में भी झारखंड में 24 साल के दौरान मात्र 2006 में एक बार प्रोफेसर की बहाली हुई है और अभी तक ना प्रोफेसर की बहाली हुई है। मैंने हायर एजुकेशन में भी जो होते हैं अब शिक्षक जो होते हैं, सारे शिक्षक जो बने थे पहले, जो प्रोफेसर थे, वो सारे रिटायर होते चले गए, शिक्षकों की भी अपार कमी है। तो ये सारी चीज बहुत सारे झारखंड में जो है शिक्षा विभाग में खासकर देखिएगा तो बहुत ज्यादा घोर अनियमितता है, घोर कमी है, शिक्षकों की घोर कमी है, प्रोफेसरों की घोर कमी है। लेकिन सरकार कभी इस पर संवेदनशील नहीं होती है, क्योंकि सरकार जो होती है सिर्फ छात्रों को और यहाँ के जो ग्रामीण परिवेश के लोग होते हैं उसको सिर्फ दिग्भ्रमित और वोट बैंक बना के छोड़ देंगे। देख रहे होंगे इन्होंने बताया कि जो मूल मुद्दे हैं, जो झारखंड के विकास के मुद्दे हैं, जो विश्वविद्यालय जो छात्रों को तैयार करता है राज्य के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, वहां पे रिक्तियां इतनी बड़ी पैमाने पर है कि जब वहां पे शिक्षक ही नहीं होंगे तो छात्र का सशक्तिकरण कैसे होगा। मेरा कुछ और प्रश्न है आपसे। जिस तरह 24 वर्ष बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से आंदोलन किया, अनेक ऐसे क्रांतिकारी झारखंड के हुए जिन्होंने झारखंड के लिए जो आंदोलन किए थे, जो सपने देखे थे, बिहार से अलग हुए 24 वर्ष हो चुका है, लेकिन वो सपने पूरे होते हुए नहीं दिखाई दे। क्या अगले 5 वर्षों में आप झारखंड को कहां देखना चाहेंगे? देखिए, जिस उद्देश्य से हमारे महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा, फूलो झानो, तिलका मांझी और बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी जो थे, झारखंड के क्रांतिकारी लोगों के नेतृत्व में झारखंड की आजादी, देश की आजादी और झारखंड नए झारखंड का निर्माण के लिए लड़ाई जो लड़े गए थे, जिस उद्देश्य मकसद से बनाए गए थे, वो मकसद अभी 24 साल के दौरान नहीं पूरे होते हैं। और ये महत्वाकांक्षी, परिवारवादी और सत्ता के भूखे जो सरकार के लोग हैं, सत्ता तो बदलते जाती है लेकिन यहाँ की दशा और दिशा जो होती है कभी ना बदली है, ना गरीबों की, ना युवाओं की, ना किसी भी वर्ग के लोगों की यहाँ पर नहीं हो पाई। ये सिर्फ हुई है तो बड़े बड़े पदाधिकारियों की, बाहरियों की, और दूसरी बात है कि सिर्फ नेताओं की यहाँ पर भी जो महत्वाकांक्षा पूरी होती हुई दिखाई देती है। तो अगले जो 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल जो होते हैं, अब युवा झारखंड एक युवा के स्टेज में आ चुका है और युवा जो होता है उसमें जो विकास करने की शक्ति होती है बहुत तेजी से शक्ति होती है, क्योंकि बहुत तेज से विकास करते हैं। तो अगली 5 सरकार में युवाओं की सरकार बनानी होगी, क्योंकि ये सब जो लोग हैं बूढ़े हो गए हैं, सिस्टम को नहीं जान पाए। अगर सिस्टम को अच्छे तरीके से चला पाते तो अभी झारखंड एक विकसित झारखंड के रूप में जाने जाते। लेकिन झारखंड देखिए, शिक्षा का मामला हो उसमें भी सबसे पिछड़े में आता है, बेरोजगारी का मामला हो प्रथम स्थान पर आता है, हर वर्ग में जो होता है जिसमें पिछड़ापन में है उसमें प्रथम स्थान झारखंड का ही आता है। लेकिन बात है कि कब तक झारखंड पिछड़े रहेंगे। झारखंड के सारे जितनी बड़ी खनिज संपदा की जो होते हैं, यहाँ की खनिज संपदा को लेकर दूसरे राज्य जो होते हैं वो सशक्त हो गए हैं, लेकिन हमारा राज्य जो है अभी भी इतना पिछड़े हुआ है। मूल मुद्दों लेकर स्वास्थ्य शिक्षा के मुद्दों पर भी पिछड़े हुआ है। और मैं इस बार जो है सरकार जो होते हैं, सारे जो होते हैं एक चुनावी मुद्दों को लेकर आते हैं, युवाओं को दिग्भ्रमित करते हैं, वोट देने के बाद ना कोई भी प्रकार की योजनाओं को ना धरातल पर लाते हैं। देखे होंगे कि जो पिछली सरकार आई थी उन्होंने भी एक मुद्दे को लेकर आए थे, युवाओं की सरकार आओ, बदलो सरकार, पाओ अधिकार। हर युवा वर्ग को जो स्नातक किए उसको 5,000 प्रति माह, जो स्नातकोत्तर है उसको 7,000 प्रति माह दिए जाएंगे। विभिन्न प्रकार के जो पदे हैं, जो सरकारी पदों हैं उसको भर्ती किए जाएंगे। सरकार हर युवा वर्ग, हर वर्ग लोग सोचे कि सरकार की जो नीयत है, उसके जो चुनावी मुद्दे हैं, उसको मैनिफेस्टो है बहुत अच्छा है, उसके तहत वोट दिए। लेकिन ये भी ने जो है छात्रों को, युवाओं को और सारे वर्गों को छलने का काम किए। अभी भी आप देख सकते हैं कि झारखंड में ऐसा कोई दिन नहीं है कि यहाँ पर कोई आंदोलन ना होता हो किसी को मांग को लेकर, किसी चीजों को लेकर। आप
इसको नकारा नहीं जा सकता है कि सरकार ने भी छलने का काम नहीं किया। यही सरकार ने इसके पहले पिछली सरकार ने भी सरकार झारखंड के छात्रों को छलने का काम किया था। संयुक्त झारखंड को उसने 2 भागों में बाँट के छात्रों झारखंडियों को बाँटने का भी काम किए थे। इससे पहले भी अलग-अलग जो होते हैं, कभी खतियान का मुद्दा लेकर, कभी दूसरे मुद्दा को लेकर छात्र को, यहाँ के युवाओं को दिग्भ्रमित करते हैं और सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं और पॉलिटिक्स करके सिर्फ महत्वाकांक्षी लोग अभी भी सत्ता में बने हुए हैं। ऐसे लोगों को अब दरकिनार करना होगा, युवाओं की सरकार बनाना होगा। ये युवा वर्ग ही युवाओं का और हमारे समाज के हर वर्ग का विकास कर सकता है। मतलब आपका कहना है कि एक शिक्षित युवा वर्ग की सहभागिता झारखंड को बदल सकती है, अन्यथा असंभव सा है। बिल्कुल, कहा जाता है कि शिक्षित वर्ग ही समाज को विकास कर सकते हैं। जिस प्रकार से आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कहा जाता है, शिक्षक जो होते हैं राष्ट्र निर्माता होते हैं। शिक्षक ही जो होते हैं वो समाज को आगे की ओर दिशा दे सकते हैं। तो शिक्षित वर्ग जब नहीं आएँगे सत्ता में, तो ये सारे जो हैं अनपढ़ लोग जो हैं, जाहिल लोग जो हैं, जो झारखंड को जो इतने पिछले 24 साल में ले गए हैं, उसे निकालना होगा और आने वाले जो 5 साल होंगे, झारखंड को जो निचले स्तर में है, उसको पहले और दूसरे स्थान पर लाने होंगे, तभी झारखंड की पहचान हो पाएगी। नहीं तो झारखंड बनने से फिर क्या हो फ़ायदा? जब संयुक्त झारखंड बिहार जब था, तो भी झारखंड पिछड़े में था। जब नए झारखंड का निर्माण होता है, तो भी झारखंड पिछड़े में है। तो आप सोच सकते हैं कि झारखंड कहाँ चला गया है। झारखंड हमारी पहचान है और जल जंगल जमीन हमारी शान है। खनिज संपदा से भरपूर होने के बावजूद 24 वर्ष सरकारें आई, सरकारें चली गई, लेकिन क्या वो छात्र जो रोजगार के लिए, वो छात्र जो माँ बाप उनके सपने देखे थे, वो सब गौन हो गए? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम, सिस्टम और सरकार। छात्र अपने जीवन में संघर्ष करते और अपने माँ बाप के सपने को पूरा नहीं कर पाते। मेरे कुछ और भी छोटे छोटे प्रश्न चलते चलते इनसे जानने का कोशिश करूंगा। 1932 खतियान आधारित नीति को लेकर काफी वाद विवाद और संवाद भी है। मैं 3 शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, वाद विवाद और संवाद। क्या आपको लगता है कि केवल 1932 ही झारखंड में विकास का आधार है? बिल्कुल नहीं, अगर खतियान की बात होती है तो 1932 का खतियान जो थी, प्रथम मुख्यमंत्री जो है बाबूलाल मरांडी के द्वारा भी इसको पारित किए गए थे, लेकिन ये भी कोर्ट में टिक नहीं पाया। हेमंत सोरेन ने भी कोशिश की लेकिन ये भी नहीं टिक पाया। तो ये चीज़ लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि झारखंड में जो अंतिम सर्वे सेटलमेंट होता है कि विभिन्न जगहों पर अलग-अलग समयों पर हुआ है, तो वो एक मुद्दा बना के राजनीति करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। झारखंड को विकास कैसे किया जा सकता है, झारखंड को क्या नीतियाँ लाएँगे, झारखंड में क्या पॉलिसीज़ होंगे, झारखंड को किस प्रकार से युवा वर्ग को स्किल दिए जाएँगे ताकि युवा वर्ग यहाँ पर रोज़गार मिल सके, पलायन को कैसे जो है रोका जा सकता है, बेरोज़गारी को कैसे रोका जा सकता है, जो ग्रामीण स्तरों में जो गरीबी है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, ग्रामीण स्तर के लोग जो होते हैं मूलभूत आवश्यकताएँ जो होती है, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इससे कैसे उसको जोड़े जा सकते हैं। ये सारी चीज़ों को नाम बता के अलग-अलग मुद्दों से जो होते हैं यहाँ के नेताओं जो होते हैं लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। क्या अगर 1932 ला जाएगा तो क्या झारखंड में हो जाएगी? बताइए तो आप ही। अगर 1932 ला जाने से हो सकता है कि झारखंड झारखंडियों के हाथ तो होने चाहिए। इसके लिए आप होता है कि आप जो होते हैं कि बहुत सारी नीतियाँ बनती है, उस नीतियाँ के तहत भी आप झारखंडियों को नौकरी दे सकते हैं। लेकिन उस नीतियाँ को आपकी किस मंशे से, किस मकसद से बना रहे हैं? जैसे झारखंड सरकार ने भी आया था तो 10+2 नियोजन नीति के तहत चाह रहे थे कि यहाँ के छात्रों को नौकरी दिया जा सकता है, जो झारखंड के रहने वाले हैं। लेकिन उस नीति में थोड़ी-सी डिफ़ॉल्ट होने के कारण देखिए वो नीति जो थी कोर्ट में जाके खारिज हो जाती है। तो सरकार की मंशा अगर साफ रहती तो उसमें हो सकता था कि सवर्ण वर्ण के जो छात्र थे, जो 10+2 यहाँ से नहीं पढ़ाई करके किसी दूसरे जगह से पढ़े हों, झारखंड के रहने वाले, झारखंड के आवासीय हैं, तो उसको भी अगर मौका मिलता तो कोर्ट में जाके खारिज ना होता। लेकिन सरकार ने नीतियाँ गलत बनाती है। खतियान जो होती है हमारी एक पहचान भी है, खतियान हमारा पहचान भी है क्योंकि हम झारखंड से हैं। हर कोई हमारा जिस प्रकार से कि अगर हमारा घर है तो उस घर में हम ही रह सकते हैं, ये भी हमारी जो है पहचान है। लेकिन दूसरे वर्ग नहीं आए, ये भी क्या है कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मौलिक अधिकार के तहत जो होता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं जा सकता है, अपने रोज़गार सृजन के लिए, अपने रहने के लिए, हर प्रकार से वो जा आ सकते हैं। लेकिन बात है कि वहाँ के लोगों को किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं, किस प्रकार से उनको मौलिक अधिकारों को जोड़ सकते हैं, मौलिक अधिकार को दे सकते हैं। लेकिन वो सब नीतियाँ नहीं बना के सिर्फ चुनावी मुद्दों को बनाते हैं और ना वो लागू होता है। अगर लागू होता है तभी हम बोलते हैं कि अगर लागू हो गया कि 2-2 बार कोशिश किया गया, दोनों बार कोर्ट से खारिज हो जाता है, तो फिर जो है सिर्फ हम समझते हैं कि चुनावी मुद्दा है। आपने बोला ये तो एक चुनावी मुद्दा है, लेकिन झारखंड की विकास की गाथा को लिखने में जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उन गांव के लिए हमारी सरकार को, गांव, जिला और राज्य के लिए एक क्या रोड मैप है कि अगले 10 वर्षों में अगर चंदन जी को झारखंड का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो अगले 10 वर्षों में झारखंड को एक विकसित राज्य के रूप में देखेंगे। एक आप बौद्धिक वर्ग है, आप एक छात्र है, लंबे अरसे से आंदोलनरत भी रहे हैं, संघर्ष को आपने देखा है। यदि आपको 10 वर्ष का समय दिया जाता है और आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो क्या भारत में झारखंड को हम एक विकसित राज्य के रूप में देखेंगे? बिल्कुल, अगर हमारी मंशा अगर साफ है, तो सही बात है कि झारखंड विकसित की ओर जा सकता है। पहली बात है कि झारखंड में विभिन्न प्रकार के जो सरकारी पदों के जो खाली पदें हैं, सबसे पहली बात है उनको पारदर्शी तरीके से परीक्षाएँ करा के और परीक्षाएँ करने के बाद सभी पदों को भरे जाएँगे। जो रूल एंड रेगुलेशंस वैसे ही बनाएँगे, जो यहाँ पर टिक सकता है। ऐसा नहीं कि जो हर बार कोर्ट में जाए वहाँ खारिज हो जाए। ऐसी नीतियाँ कभी नहीं बनानी चाहिए कि जो कोर्ट का मामला चले जाए। ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूर्ति हो सके। सबसे पहली बात है कि स्वास्थ्य का मामला हो और शिक्षा का मामला, 2 मामला जो होते हैं, झारखंड के लोग अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं। गाँव के लोग अभी भी कुछ निचले जो होते हैं समाज, वो 3 तबके में बटे हुए हैं। एक होते हैं अमीर हो गया है, एक मध्यम परिवार हो गया और एक निचले जो तबके परिवार हैं, जो अति गरीब परिवार से, निर्धन परिवार से आते हैं। आज भी उनके पास ना पीने के लिए पानी, रहने का घर, ना आने-जाने के लिए सड़क की व्यवस्था है। वो सारी चीज़ों को देखते हुए सारी को रोड मैप बनाने पड़ेंगे कि
सबसे पहले बात है कि सर्वे सेटलमेंट करने होंगे सारी चीज़ों को कि किस जगह पर क्या कमी है, सारी चीज़ों को जानना पड़ेंगे कि क्या कमियाँ हैं। उस सारी कमियों को जानने के बाद फिर उसको निरीक्षण करके उसको पर जो है रोड मैप बनाना चाहिए कि यहाँ पर क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उससे कैसे लोगों को मूल धारा से जोड़े जा सकती है। तो अगर नीयत अच्छी रही तो विकास हो सकता है। जैसे बोले कि सरकारी नौकरी में जो होते हैं पारदर्शी तरीके से परीक्षाएँ लेंगे, तो युवा वर्ग सबसे पहले बात है कि वहाँ पर भर जाएँगे। अब बात है कि ग्रामीण स्तर में बहुत सारी जो गरीबी है उसको कैसे करेंगे? तो ग्रामीण स्तर में अभी देखते होंगे कि जेएसएलपीएस एक है। जेएसएलपीएस के तहत जो होता है महिलाओं को समूहों के द्वारा जो होते हैं बहुत प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ प्रकार से आर्थिक सशक्त करने के लिए बहुत सारे लोन्स दिए जाते हैं। उसमें भी और कुछ क्या पॉलिसियाँ हमको ऐसा लाएँगे ताकि उसमें वैसे पॉलिसियाँ लाएँगे ताकि उसको और ज़्यादा सशक्त होने का मौका मिलेगा। कुछ अधिक अर्निंग करेंगे, जब अधिक अर्निंग करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ समाज विकसित की ओर जाएगा। पहला बात है कि पैसे को कभी भी सेंट्रलाइज़ नहीं होनी चाहिए, पैसे डिसेंट्रलाइज़ होने चाहिए। हर वर्ग के पास पैसा रहेगा तभी समाज विकसित होगा। अभी कहा जाते हैं कि हम विकसित भारत एक विकसित राज्य है, तो कभी विकसित राज्य नहीं हो सकता है कि जिस 130 करोड़ की जनसंख्या के राज्य में अगर देश में अगर 84 करोड़ लोगों को अभी भी राशन मिलता है, उस राशन को कैसे उससे लोगों को जो है हटा जा सकता है। ऐसे नहीं कि अचानक बोलेंगे नहीं अब हमारा राज्य विकसित हो गया हम आपको हटा देते हैं, ऐसा नहीं। लोगों को उस प्रकार से हम डेवलप कर दें, उस प्रकार से लोग परिवार को सशक्त बना दें, तो खुद लेने से जो है वो क्या करें नहीं खुद वो उस चीज को छोड़ दे, वो कुछ चीज़ों को मतलब छोड़ दें। टॉप टू बॉटम अप्रोच की जगह बॉटम टू टॉप अप्रोच के हाँ, बॉटम से माध्यम हमारे साथ है कि सबसे पहले निचले तबके को ही पहले सशक्त करने होंगे। बहुत सारे हमारे झारखंड जो है जनजातियों का जो है एक राज्य है। यहाँ 33 प्रकार की विभिन्न जनजातियाँ रहती हैं। बहुत सारी जनजातियाँ की भी अभी भाषाएँ भी लुप्त होती जा रही है, तो भाषाओं को भी संरक्षण करने होंगे क्योंकि ये सारी भाषाएँ जो होती है वो इसी से उसकी पहचान भी है। अपनी भाषा की बात की और संस्कृति की बात की, जिस झारखंड जो झाड़ और जंगल की बात करते हैं, जहाँ अनेक विभिन्न प्रकार की जनजातियां हैं और विभिन्न प्रकार की परंपराएं हैं। लेकिन मैं जिस तरह से ग्रामीण स्तर पे जा रहा हूँ, तो भाषा जिस तरह विलुप्ति के कगार पे और सरकार की जो विद्यालय है, वहां भी प्राथमिक स्तर पे भाषा की शिक्षा नहीं दी जा रही। बिल्कुल ये बात को मैं सहमत हूँ। अभी भी जैसे कि बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत जो है कहा गया है कि ग्रामीण स्तर में जो भी प्राथमिक विद्यालय होते हैं वहाँ पर जो होनी चाहिए वो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में ही पढ़ानी चाहिए, उनके माध्यम से ही पढ़ानी चाहिए। अभी भी देखिएगा कि क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में अब शिक्षकों की अभी तक पद सृजन नहीं किए गए हैं और पद सृजन नहीं किए जाएंगे तो बच्चों को शिक्षा उस माध्यम से नहीं मिल पा रही है। बच्चे को जबरदस्ती दूसरे भाषा को थोपा जाता है, दूसरे भाषा को थोपने के कारण बच्चे जो होते हैं जो सीखने की उसके पास क्षमता होती है उस क्षमता के अनुसार वो सीख नहीं पाते हैं। और तीसरी बात है कि अगर भाषा को अगर विलुप्त होने का जो कारण है तो यहाँ की सरकारें हैं, क्योंकि सरकार ने उसकी कभी सोची नहीं, उसकी कभी मंशा नहीं हुई है। अगर सरकार अभी भी चाहती है कि जब अभी जो विभिन्न प्रकार के देखिए उनकी यूनिवर्सिटीज में भी देखिएगा कि हायर एजुकेशन में भी क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा की अपार कमी है, कहीं पर पद सृजन नहीं किए गए हैं। दूसरी बात है कि +2 लेवल में भी पद सृजन नहीं किए गए हैं, 1 to 5 में भी पद सृजन नहीं किए गए हैं, 6 to 8 में पद सृजन नहीं किए गए हैं और 9 to 10th में सिर्फ जो थे हाई स्कूल्स में 2016 में जो थे छात्रों के दबाव के कारण पद सृजन किए गए, तो उसमें भी बहुत सीटों की कमी थी। और पहली बात है कि जब क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा सभी जगह पढ़ाई नहीं होंगे तो उसके छात्र भी बहुत कम होंगे। जब प्राथमिक स्तर पे जो हमारा आधारभूत स्तंभ है, वहीं पर जब हम शिक्षा का पैर काट देंगे, तो फिर 9-10 शिक्षा पे हम कैसे एक पारंगतता को हासिल वही कर चीज़ है पाएंगे? कि देखिए कहते हैं ना कि सिर्फ जो होता है ना कि काम ना करना जुट कर दिखाना वाला सिस्टम हो गया। अब सोचिए कि प्राइमरी से लेकर 8 तक पढ़ाई नहीं हो रहा है जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का। 9 to 10 आप पढ़ा रहे हैं, 11-12 पढ़ाई भी नहीं रहे हैं। पीजी लेवल ग्रेजुएशन कहीं पढ़ाई नहीं रहे हैं, पीजी लेवल पे कहीं पढ़ाते हैं। इससे जो होता है कि विकसित नहीं हो सकता है। आप इस प्रकार से हो रहा है कि ठगे जा रहे हैं लोग। आप क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का देखेंगे कि टीआरएल जो है रांची विश्वविद्यालय रांची में जो था 1980 के दशक में खुली थी। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो उसमें कुलपति जी थे, उनके नेतृत्व में खोला गया था। आज भी जो जिस मकसद से जिस दृष्टि से उन्होंने ये सोचा था, अपनी सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जब ये विभाग खुले थे, लेकिन आज विभाग जो है कुछ सीमित जगहों तक ही वो सीमित रह गया है और उसकी फायदा जो होता है हर समाज के हर क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अगर मान के क्षेत्रीय जनजातीय भाषा की बात की जाए तो हम सोचे कि गिरिडीह जिला के रहने वाला हूँ, उस एरिया में हजारीबाग में कहीं पढ़ाई होती है, हमको उस पढ़ाई पढ़ने के लिए हमको रांची आना था। जब एक लंबा रामदयाल मुंडा जो ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज में जो उन्होंने सपना देखा था, वो सपना क्या पूरा हो पाया है? वो सपना पूरा नहीं, वो सपने को लोग जो है कुचल दिए और उतने बड़े विद्वान व्यक्ति विदेशों में प्रोफेसर होने के बाद भी उन्हें सोचा कि नहीं मुझे झारखंड की मिट्टी का कर्ज को उतारना है। उसने झारखंड की मिट्टी को कर्ज उतारने के लिए झारखंड में बहुत बड़े-बड़े आंदोलन भी किए। झारखंड रांची विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने। झारखंड जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा को फैलाने का सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का रहा। लेकिन जो हमारे सिस्टम के लोग जो आ चुके हैं, वो सिस्टम को इस प्रकार से कुचल दिए हैं कि उस सिस्टम को आने में भी 5 साल 10 साल भी लग जाएँगे, क्योंकि इनको नीतियाँ साफ नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार ये जो सरकारें हैं सबको बदलिए, नई युवाओं की सरकार बनाइए, क्योंकि युवा वर्ग ही युवा का विकास कर सकता है और युवा वर्ग जो सारी चीज़ों को वो जान रहे हैं कि कहाँ पर डिफ़ॉल्ट है, वो हर चीज़ को जान रहे हैं और वो अपने मैनिफेस्टो में युवा लोग रखे कि हम आएँगे तो ये सारी चीज़ करेंगे। नहीं तो हर सरकार मैनिफेस्टो में बनाती है लेकिन उसको धरातल पर नहीं उतारती है। तो ऐसे-ऐसे लोगों को जो है दरकिनार करना पड़ेगा सत्ता के अधिकारों से। झारखंड की 5 प्रमुख समस्याएं जो झारखंड को विकसित झारखंड बनने में, सशक्त झारखंड बनने में, मजबूत झारखंड बनने में एक बाधा है, एक रोड़ा है, सिस्टम, सरकार या आम जनता। 5 मैं प्रमुख समस्या जानना चाहता हूँ। यहाँ पे तीनों जो है इसमें सहभागिता है, क्योंकि सरकार अपने से बनती नहीं है, वोट जनता देती है। मतलब तो वो 5 प्रमुख समस्या है सबसे क्या? पहली समस्या है कि यहाँ पर पलायन है, बेरोजगारी है, तीसरी है स्वास्थ्य की सुविधाएँ हैं, चौथी जो है शिक्षा है और 5वीं जो है सही नीतियाँ नहीं है। सही नीतियाँ रहेगी तो सभी वर्ग को बाँटा जा सकता है। देख रहा हूँ इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि विकसित झारखंड को हम देखना चाहते हैं,
तो सबसे पहले पॉलिसी पैरालाइसिस को खत्म करना होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य, एक समय वह दौर था जब कहा जाता था रोटी, कपड़ा और मकान जीवन का मूलभूत आधार है। लेकिन जिस सदी में हम लोग जी रहे हैं, वो सदी 21वीं सदी है, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो ऐसे स्तंभ है जिनकी मजबूती के बिना हम एक पंचायत के सशक्त होने की और एक राज्य की सशक्त होने की कल्पना नहीं कर सकते। 5 ऐसे प्रमुख पलायन और बेरोजगारी भी है उसमें। इन्होंने बताया कि 5 ऐसी जो प्रमुख समस्या इन्होंने बताया कि पलायन, बेरोजगारी और जो 3 मैंने आपसे चर्चा की। मैं 5 ऐसे प्रमुख अवसर जो झारखंड को एक विकसित राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिसको अभी तक सरकार, सिस्टम, पॉलिसी बनाने पर जो जिस स्तर पे पदाधिकारी है, उनको भुना नहीं पाए। ऐसी 5 झारखंड के लिए क्या अवसर है, जहां पे झारखंड एक बड़ी मात्रा में आय का सृजन कर सकता है, फाइनेंशियल हब बन सकता है। झारखंड ऐसे भी जो है खनिज संपदाओं से भरा हुआ है। पूरे भारत का 40% खनिज झारखंड में ही पाए जाते हैं। और झारखंड गरीब नहीं है। जो बोलते हैं कि झारखंड गरीब है, झारखंड गरीब नहीं है, झारखंड को गरीब बना दिया गया है। क्योंकि यहाँ की जो नीतियां हैं, यहाँ सरकारें की जो भी बनी है, उनकी मंशा अगर साफ होती तो झारखंड 40% खनिज रहने वाला गरीब कैसे हो सकता है? झारखंड में पलायन कैसे हो सकती है? झारखंड में बेरोजगारी कैसे हो सकती है? झारखंड को मूलभूत आवश्यकताएं, भोजन, कपड़ा, मकान क्यों नहीं मिल सकती है? झारखंड के लोगों में शिक्षा की अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दी जा सकती है? झारखंड में जो आप एक देख रहे होंगे स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, हॉस्पिटल्स नहीं मिल पाते हैं, मर जाते हैं। अभी देखेंगे कुछ पाक सिपाही का दौर में देखे होंगे 14 छात्र जो है उनका देहांत हो गया। उसमें से एक हमारे परिवार से भी आते थे और एक हमारे सहपाठी भी थे जिनका देहांत भी हो गया। तो कैसे हो गया? स्वास्थ्य की कमी के कारण। आप देखोगे एक छात्र जो साहेबगंज में दौड़ रहा था, शायद उसको ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण उनका देहांत हो जाता है। वो जहाँ पे दौड़ के आ जाते थे वहाँ पर मूलभूत आवश्यकताएं जैसी चीजें जो होनी चाहिए, डॉक्टर्स होनी चाहिए, स्वास्थ्यकर्मी होनी चाहिए, ये सारी चीज सुविधाएं नहीं थी। ऑक्सीजन का कमी हो रहा है तो ऑक्सीजन के लिए वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। ये सारी चीजों को देखते हुए देख सकते हैं कि झारखंड जो है, अब सशक्त झारखंड की अगर बात करते हैं तो झारखंड शुरुआत से हम बोलते हैं कि झारखंड गरीब नहीं था, झारखंड को गरीब बनाया गया है। झारखंड को अभी भी सशक्त बनाने के लिए सबसे पहली बात है कि सरकार बदलनी होगी, क्योंकि सरकार जो भी आए थे वो सारे अपने मैनिफेस्टो में झूठा मैनिफेस्टो बना के यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित किए। सबसे पहली बात है कि झारखंड को मूलभूत आवश्यकताओं जो पूर्ति होनी चाहिए वो चीज नहीं हो पाई अभी तक। ये 5 ऐसे अवसर क्या है? जैसे आपने 5 समस्या की तो बात की, लेकिन 5 ये अवसर क्या है जिसे भुनाया जा सकता है? जैसे एक टूरिज्म है, झारखंड में ऐसे टूरिज्म के स्थल है कि यदि सही तरीका से, पारंपरिक तरीका से विकास और क्लाइमेट के बीच बैलेंस बनाकर, क्योंकि जलवायु भी एक बहुत बड़ी मुद्दा है। बिल्कुल, आप जो बात बोले यहाँ पर टूरिज्म का होना चाहिए कि झारखंड जो है, झारखंड में ऐसे ऐसे चीजें हैं जो दूसरे राज्यों में या विदेशों तक नहीं है। तो टूरिज्म का एक बहुत बड़ा अवसर यहाँ पर, अगर टूरिज्म को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू, ऐसे भी रेवेन्यू हमारे राज्य में बहुत ज्यादा आते हैं। ऐसी बात नहीं है, गरीब नहीं है। पहले मैं बात को बार बार इस चीज को जिक्र करता हूँ कि झारखंड गरीब नहीं है, झारखंड को गरीब बनाया गया है। अगर टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाता है तो टूरिज्म को बढ़ावा देने से यहाँ पर लोगों को क्या होगा कि आय की जो स्रोत होंगे वो बढ़ेंगे। क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पर लेक है, बहुत सारे यहाँ पर झीलें हैं, बहुत सारे यहाँ पर वाटर पार्क हैं और बहुत सारे जैसे डैम है, बहुत सारे धार्मिक स्थल है, बहुत सारे प्राकृतिक स्थल है। वो सारे जगहों पर आएंगे तो उस ग्रामीण स्तर की वहां पर विकास होगी, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगी, लोग कुछ गुपचुप बेचेंगे, कुछ दुकान खोलेंगे, कुछ पूजा का सामान बेचेंगे। तो बहुत सारी से लोगों को इस प्रकार से रोजगार से जोड़ा जा सकता है। लेकिन सरकार इस पर विफलता रही है। दूसरी बात है कि जो इंडस्ट्री जो होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री का भी बढ़ावा देनी चाहिए कि झारखंड का प्रकृति का जो सुंदर है, यहाँ का जो दृश्य है, यहाँ की जो क्लाइमेट है, यहाँ की पहाड़ों की, नदियों की बात करें, हर चीजों की बात करें तो यहाँ पर सब चीज है, इसको भी बढ़ावा देना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री की। क्योंकि यहाँ पे कलाकारों को जो है अभी तक झारखंड में कुछ नहीं मिला है, तो कलाकारों को भी बढ़ावा इससे मिल सकती है कि बाहर के लोग भी यहाँ पर फिल्म शूटिंग करने के लिए आएंगे तो यहाँ के भी लोगों की आय की इनकम बढ़ेगी। तीसरी है कि हायर एजुकेशन जैसे है टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन के लिए भी यहाँ पर वैसी संस्थाएं खोलनी चाहिए ताकि लोग बाहर के लोग भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आए, ताकि यहाँ पे भी आय का स्रोत बन सके। चौथी चीज है कि कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगानी चाहिए ताकि लोगों को अधिक से यहाँ पर रोजगार से जोड़ा जा सके, ताकि पलायन कम हो, बेरोजगारी कम हो। तो इस माध्यम से भी काम करनी होगी। और पांचवी जो है स्वास्थ्य, अच्छे हॉस्पिटल्स की भी यहाँ पर खोलने होंगे, ताकि हॉस्पिटल्स की बहुत अपार कमी है झारखंड में। आप देखें उनके रिम्स में अगर आप इलाज करने के लिए जाते हैं तो आपको इलाज करने के लिए दिन भर आप लाइन लगने के बाद भी इलाज नहीं हो पाती है। तो डॉक्टरों की अपार कमी है। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स यहाँ पर अगर खुलते हैं उससे भी लोगों के रोजगार के अवसर मिल सकते हैं हॉस्पिटल्स से। और जो भी ग्रामीण स्तर से जो होते हैं मूलभूत आवश्यकताओं से जिनको पूर्ति स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं मिल पाती है, वो स्वास्थ्य की सेवाएं मिल पाती है, क्योंकि झारखंड में डॉक्टरों की और हॉस्पिटल्स की और स्वास्थ्य कर्मियों की अपार कमी रही। देख रहा हूँ इन्होंने झारखंड की वो 5 मुद्दे और समस्याएं जो विकसित झारखंड को बनने में एक बहुत बड़ी रोल है, और वो 5 अवसर जिसे भुनाने के बाद पलायन जैसी समस्या, ग्रामीण सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और झारखंड के विकास की गाथा को हम लोग लिख सकते हैं। चलते चलते आपका बहुत मैंने समय लिया, और आप एक छात्र है, आप तैयारी भी कर रहे हैं। हाल फिलहाल में राज्य में एक योजना बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, केवल झारखंड में ही नहीं अन्य राज्यों में भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसके तहत 1000 की राशि महिलाओं को डीबीटी माध्यम के माध्यम से उनके खातों में हस्तांतरण किया जा रहा है, क्या ये आपको लगता है कि आर्थिक स्वावलंबन की दृष्टिकोण से, आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टिकोण से और आत्मनिर्भरता की दृष्टिकोण से
झारखंड में महिलाओं के उत्थान में, महिलाओं के प्रगतिशीलता में एक मील का पत्थर साबित होगा? क्या सरकार इसके लिए जो खर्च है प्रति महीने, जो बजट का एलोकेशन, जो राशि है, वो पूरी तरह से व्यवस्था कर पाएगी या फिर एक मील का पत्थर साबित होगा? सरकार के द्वारा जो भी योजना है वो सराहनीय योजना है, हम इसको मानते हैं क्योंकि हमारे निचले तबके ग्रामीण के परिवेश के लोग हैं, हजार रुपये भी वो आज तक देख नहीं पाए। ऐसे ऐसे ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हैं, अगर उनको ये चीजें सुविधाएं मिलती है सरकार के द्वारा तो वो सशक्त हो जाएंगे। लेकिन बात प्रश्न यहाँ पर उठ जाती है, क्या चुनाव से 3 महीना पहले ही क्यों? अगर आपकी मंशा थी, साफ जाहिर होती है कि अगर आपने चाहत थी कि हम युवाओं बोलता हूँ, महिलाओं को सशक्त करना था, तो आप जिस समय सरकार आए थे, कोरोना जैसा काल में लोग खाने के लिए जूझ रहे थे, उस समय योजना को क्यों नहीं लागू किए? दूसरी बात होती है कि आप सिर्फ भैया योजना ही क्यों चलाते हैं? भैया योजना भी क्यों नहीं चलाते हैं? भैया लोग भी तो बेरोजगार हैं, भैया लोग भी तो गरीब हैं, तो भैया योजना भी आप चलाइए। और बात है कि पैसे इतने कि कहाँ से आएंगे? झारखंड गरीब नहीं है, झारखंड बहुत अमीर है। झारखंड को 1000 की जगह 5000 का सबको मिलना चाहिए था, क्योंकि सारे पैसे सेंट्रलाइज होते जा रहे हैं। देखे होंगे कि बड़े बड़े पदाधिकारी के पास हजारों करोड़ रुपए मिलते हैं, बड़े बड़े मंत्री के पास देखते हैं कितना ईडी ने छापा मारा, इतना करोड़ रुपया पकड़ाया। अभी एक मंत्री के पास पकड़ाए थे 450 करोड़ रुपया पकड़ाया। हेमंत सोरेन के पास इतने पैसे पकड़ाते हैं, सरकार के लोगों के पास इतने पकड़ाते हैं, पदाधिकारियों के पास इतने पकड़े जाते हैं। तो पैसा जो डिसेंट्रलाइज हो रहा है, सेंट्रलाइज जो हुआ है वो डिसेंट्रलाइज हो, वो बेटर होगा, ताकि हर वर्ग जो है सशक्त होंगे। खासकर ग्रामीण स्तर में बहुत सारे लोगों को इस योजना का फायदा मिले, ताकि वो भी जो है थोड़ा सा सशक्त हो जाएंगे। लेकिन योजना को पहले ही लागू करनी चाहिए ताकि ज्यादा से लोग उसका फायदा ले पाते और सशक्त होते। 3 माह के बाद हो सकता है सरकार बदल जाएगी, दूसरी सरकार अगर आती है तो इस योजना को अगर हटा दिया जाता है तो फिर उसकी फायदा क्या हुआ? इस प्रकार चुनावी स्टंट हो जाएगी। मेरा एक अंतिम प्रश्न के साथ मैं आज की वार्ता को समाप्त करूंगा। झारखंड में पॉलिसी पैरालिसिस, आप जिस शब्द का प्रयोग किया कि ये सरकारें आई वो सरकारें बंद कर दी, क्या जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है और जो नीतियों में जो सततता और कंटिन्यूटी नहीं दिख रही है, ठीक है, विकास की गाथा को अगर लिख रहे हैं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई का रोल होता है, लेकिन अगर कोई अच्छी योजना है जो सामाजिक कल्याण के लिए है, आर्थिक कल्याण के लिए है, जो समाज को सृजन के लिए है, राज्य के विकास के लिए है, तो फिर राजनीतिक द्वेष में उस योजना को बंद करना क्या झारखंड के विकास को रोकने की तरह है? बिल्कुल ये गलत है कि लोग आरोप प्रत्यारोप कारण से जो कोई भी नीतियां यहाँ पर सफलता नहीं हुई, सारी विफल होते चले गए हैं। सबसे पहली बात है कि अगर सरकारें कोई भी पार्टी से हैं, कोई भी पक्ष है, विपक्ष है, एक सर्वसम्मति बैठक करके यहाँ के जन कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि यहाँ जन कल्याण की ऐसी नहीं कि हम आप योजना लाएं, हम आपकी योजना को जो है रद्द कर देते हैं, आप फिर आप लाएं तो आपकी योजना को रद्द करते हैं। इस प्रकार से उठा-पटक चलती रहेगी तो यहाँ की जन कल्याण नहीं हो सकती। सबसे पहले सर्वसम्मति बैठक करके सारे जितने भी विधायक दल के पक्ष विपक्ष के जो नेता होते हैं सारे मिलके एक ऐसी सर्वसम्मति बैठक करनी चाहिए कि किस प्रकार से यहाँ के लोगों को सशक्त किया जाए चाहना चाहिए। लेकिन लोगों की मंशा अगर साफ रहती तो ये चीज बहुत पहले हो जाता। 24 साल बहुत लंबे समय जो होता है, स्वर्ण काल जो होता है झारखंड का चला गया है। लेकिन अभी भी इन लोग का जो है वो आरोप प्रत्यारोप लगाना चलता आ रहा है, शुरुआत से चलते आ रहा है। अभी देखे होंगे कि इस योजना का भी सराहनीय बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तक कि हेमंत बिस्वा जो असम के मुख्यमंत्री है आए हुए हैं, वो भी बोले कि मैं इससे भी अच्छा योजना लाऊंगा। अगर आप इससे अच्छी योजना के बारे में आपकी नीतियां हैं तो आप सर्वसम्मति की बैठक करके इस योजना को लाभ सबको देनी चाहिए। क्यों? आप ही सरकार आएगी तभी आप इसका लाभ मिल सकता है। अभी इसकी सरकार में क्यों नहीं मिल सकती? मतलब क्या है? आप सरकार में आएंगे फिर आप ऐसे बात बोलेंगे, ये आएंगे ऐसे बात बोलेंगे, ऐसी नहीं होने वाली है। अगर आपको कोई भी नीति लानी है सर्वसम्मति बैठक करके और सरकार बनते साथ वैसी नीतियां को लाइए। चुनावी के समय 3-4 महीने के पूर्व कभी कोई योजना नहीं लाइए, ताकि लोगों को दिग्भ्रमित और लोगों को चुनावी मुद्दा बनाकर उसको जो है खारिज किया जाए। जिस संघीय ढांचे में हम रह रहे हैं, आपने जो शब्द का प्रयोग किया, तो पॉजिटिव कॉम्पिटिटिवनेस, क्योंकि सकारात्मक प्रतिस्पर्धा ये राज्य के साथ देश के लिए भी विभिन्न राज्यों के बीच हो, ये काफी प्रगतिशील विचार है। तो क्यों नहीं हम जिस राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हम पॉजिटिव कॉम्पिटिटिवनेस, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को क्यों नहीं प्रोत्साहित कर पा रहे? आपको क्या लगता है? देखिए मंशा साफ जाहिर नहीं है। पहली बात है कि साफ मंशा रहती तो हमारे देखे होंगे कि पिछली सरकार ने भी हाथी उड़ाओ योजना में 22,000 करोड़ रुपया जो था सरकार का बर्बाद कर दिए थे प्रकार से। टी-शर्ट का घोटाला, चॉकलेट घोटाला हो, हर चीज़ों को लेकर बहुत सारे स्कैम्स यहाँ पर झारखंड में हुए हैं। तो ये सारे स्कैम्स को रोक के अगर झारखंड की जन कल्याण की बात की जाए तो झारखंड की विकास हो सकती है। बट बोलने चाहिए कि एक चीज़ इन लोगों के मंशा साफ होनी चाहिए। साफ मंशा होगी तो झारखंड की विकास, झारखंड जो है पिछड़े बेरोजगारी में है, शिक्षा में है, वो हर वर्ग में प्रथम स्थान आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। इस संभावनाओं को तराशने की आवश्यकता है और अगर ये पुरानी सरकार अगर तराश नहीं पाती है तो नए जो युवक आएंगे, नई जो सरकार आएंगे, युवाओं की सरकार आएगी, इसको सारी तराशने के काम करेंगे। क्या एक बदलते हुए झारखंड और विकसित झारखंड में हम एक छात्र जो आंदोलनरत रहा, जो अपने जीवन में संघर्ष किया, कई बार आंखों में आंसू भी रही और गले में लड़खड़ाहट भी रही और माँ बाप के जो सपने थे वो पूरा भी नहीं हो सके, क्या मैं चंदन जी को कुछ वर्षों में, आने वाले कुछ समयों में एक सरकारी जॉब में देखूंगा या फिर एक राजनेता के रूप में देखूंगा? मैं सरकारी नौकरी के लिए ही लगातार संघर्षरत हूँ। मैं सरकारी नौकरी के लिए ही अभी भी संघर्षरत हूँ। लेकिन अगर मैं सरकारी नौकरी में मैं बहुत जल्द आने भी जा रहा हूँ। मुझे अपने खुद पर विश्वास है। लेकिन अगर स्थिति परिस्थिति को देखते हुए झारखंड में देखेंगे कि अगर नहीं लोगों से संभल रही है, झारखंड के लोगों में कल्याण नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हम सामाजिक जो होते हैं सामाजिक मुद्दों को लेकर हम समाज के लिए हम आगे आएंगे। इससे कोई प्रकार का छुपा बात नहीं। देखेंगे उन्होंने बेबाकी से सभी प्रश्नों का जवाब दिया और बेबाकी से उन्होंने कहा कि झारखंड में अपार संभावनाएं, झारखंड खनिज संपदा से भरा पड़ा है,
और इन्होंने मेरे हर प्रश्नों का बेबाकी से जवाब भी दिया। तो इस अपार संभावनाओं को कैसे हम एक विकसित झारखंड के निर्माण में योगदान दे पाएंगे? ये अपार संभावनाएं कहीं सिस्टम, सरकार और एक पॉलिसी पैरालाइसिस के कारण हमारी जो सपने हैं, युवाओं के सपने हैं, जो ग्रामीणों के सपने हैं, वो कहीं खत्म तो नहीं हो रहे। लेकिन जिस तरह से इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया, मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ वर्षों में जो भी मुद्दे हैं उन्हें निश्चित हम एक पॉजिटिव वे की तरह हल करने का प्रयत्न करेंगे। अंतिम में शिक्षक दिवस है, पुनः आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप छात्रों को क्या कहना चाहेंगे जो कई बार हताश, निराश हो जाते हैं और कई बार अवसाद का शिकार हो जाते हैं और आत्महत्या तक का प्रयास करते हैं, क्योंकि सपनों की बोझ से लदे हुए होते हैं और वो माँ बाप भी सपने देखते हैं। तो उन छात्रों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक शिक्षक भी है और आज शिक्षक दिवस है? सबसे पहले शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दूसरी बात है कि जो माइंड में नेगेटिव आती है, वो नेगेटिव जो कि यहाँ की सरकार के योजनाएं हैं, यहाँ की सरकार की नीतियां के कारण छात्रों में से आती है। छात्र बहुत पॉजिटिवनेस होते हैं, ऐसी बात नहीं है, छात्र इतने लंबे समय से पढ़ाई करते हैं तो पॉजिटिवनेस ही होते हैं। लेकिन पेपर लीक जैसे मामला हो गया, समय पर कोई एग्जाम्स ना होना, एग्जाम होने के बाद भी कोर्ट में मामले चले जाना, ये छात्रों को जो होता है हताश और निराश और आत्महत्या की ओर ले जाता है। तो कभी भी आप ऐसा सोचें नहीं, पॉजिटिव सोचें। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन आप अपने माता पिता के इकलौते जो है चिराग हैं, उस चिराग के अनुसार सोचिए। नौकरी नहीं लगना मतलब आप हार नहीं, असफल व्यक्ति नहीं है। आप दूसरे कार्य को भी कर सकते हैं और अपने परिवार को भी आगे बढ़ा सकते हैं। आप सरकार से हारे हुए आदमी हैं, लेकिन अपने जीवन से कभी मत हारिए। देखिए, उन्होंने अंतिम शब्द कहा, जीवन से नहीं हार मानना। तो आप लोग भी बेबाकी के साथ जीवन से हार ना माने और जो झारखंड में जो अपार संभावनाएं हैं उसे आप झारखंड में संसाधन के रूप में कैसे परिकल्पित कर सकते हैं, झारखंड को विकास की गाथा लिखने में उन अपार संभावनाओं का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, इस पर विचार विमर्श करते हुए उस अपार संभावनाओं को भुनाएं। कभी भी अपने मन मस्तिष्क में नकारात्मक विचार को ना लाएं। चलते चलते बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आने वाली झारखंड की जो विकास की गाथा लिखी जाएगी उसमें आपकी भी एक नाम होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। एक फोटो ले लो।